Good evening, students. So welcome to this mentorship session for प्रारंभ 2028 students. So basically हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि ये आज का जो सेशन है ये क्यों रखा गया है, क्या मोटिव है इस सेशन का। देखिए, पिछले कुछ दिनों में प्रारंभ 2028 स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स हमारे पास आए हैं, चाहे वो आपने एसएसटी पे रेज किए हों, मेंटोरशिप टीम पे रेज किए हों या कहीं भी आपने रेज किए हों। कुछ डाउट्स हमारे पास आए हैं, वो डाउट्स रिजॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे इस मेंटोरशिप सेशन से। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको एक ओवरव्यू मिलेगा इस सेशन से कि आपकी अगले 3 साल की प्रारंभ की जर्नी कैसी रहने वाली है, कैसी आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन रहने वाली है आपकी कॉलेज स्टडीज और कॉलेज एग्जाम के साथ में। तो ये दोनों चीजें आज हम कवर करेंगे इस सेशन से। क्या क्या पॉइंटर्स हैं इस सेशन के, एक बार देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रारंभ बैच की। क्या है प्रारंभ बैच, कैसे आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन कराई जाएगी इस प्रारंभ बैच में, और आपकी प्रारंभ बैच के थ्रू जो यूपीएससी की जर्नी रहेगी वो कैसी रहेगी। नेक्स्ट, प्रारंभ बैच का हम नेविगेशन देखेंगे पीडब्ल्यू ऐप पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी हमारे पास आई है कि कोई बोलता है कि सर हमें डीपीपी डीएमपी टेस्ट नहीं दिख रहे हैं, कोई बोलता है सर हमें मेंटरशिप बैनर नहीं दिख रहा है, कोई बोल रहा है सर हमें क्लास ही नहीं दिख रही है। कहां पे आपको किस टैब में किस सेक्शन में जाके आपको क्लासेस दिखेंगी, किस टैब के किस सेक्शन में जाके आपको डीपीपी और डीएमपी टेस्ट दिखेंगे, और किस टैब में किस सेक्शन में जाके आपको प्लानर दिखेगा, और कहां आपको मेंटरशिप बैनर शो होगा, सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मेंटरशिप की। मेंटरशिप का क्या रोल रहेगा आपकी इस प्रिपरेशन में, क्या मेंटर रोल प्ले करेगा आपके साथ, वो हम जानेंगे। साथ ही साथ ये भी हम देखेंगे कि आप मेंटर को कैसे रीच आउट कर सकते हैं, क्या वो चैनल्स हैं जिनके थ्रू मेंटर्स को आप रीच आउट कर सकते हैं, और वो कौन कौन से डाउट्स हैं जो आप मेंटर से पूछ सकते हैं, ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डीपीपी डीएमपी को लेके। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस टेस्ट जो हमारे होते हैं, पीवाईक्यूज एंड जो मींस का हमारा डेली टेस्ट होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ये डेली टेस्ट ये डेली प्रैक्टिस आपको कराई जाती है प्रारंभ में शुरुआत से ही, उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में फिर हम आपके जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स लेंगे। तो आज के इस सेशन में ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभ की। देखिए, जब प्रारंभ बैच को डिजाइन किया जा रहा था, जब उसे बनाया जा रहा था, तो फोकस इस बात पे था कि वो कॉलेज स्टूडेंट्स जिनको अभी से ये क्लियर है कि हमें आफ्टर ग्रेजुएशन यूपीएससी की जर्नी में जाना है और यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करना है, जिनको अभी से ये क्लियर है, तो किस तरह से उनकी अभी कॉलेज स्टडी के साथ साथ कॉलेज लाइफ में ही कैसे यूपीएससी को एंटर कराया जाए, कैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन कराई जाए, ताकि उनकी कॉलेज स्टडीज, उनके कॉलेज एग्जाम्स हैम्पर ना हो और उनकी कॉलेज लाइफ भी हैम्पर ना हो। तो किस तरह से उसको डिजाइन किया जाए कि यूपीएससी की जर्नी आपकी पैरेलल चले आपकी कॉलेज लाइफ के साथ साथ, बिना आपकी कॉलेज लाइफ को हैम्पर करे। ये सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ बैच बनाया गया था। आप सामने देख रहे होंगे प्रारंभ बैच के 2 कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट यूपीएससी कवरेज, आपका यूपीएससी का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा 3 सालों में। साथ ही साथ आपको इंडस्ट्री के लिए भी तैयार किया जाएगा। इंडस्ट्री के लिए तैयार कैसे, मतलब देखिए, चाहे आप ग्रेजुएशन में कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, मतलब चाहे आप बीटेक कर रहे हो, या फिर आप आर्ट से अपनी कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो, लेकिन जब आप अगर मार्केट में जाते हैं, इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं, तो इंडस्ट्री की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में। वो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी वो होनी चाहिए कि कोई भी इंडस्ट्री आपको इनकलकेट करना चाहे, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास आपको ऑब्वियसली कंप्यूटर आना चाहिए, वो तो आता ही होगा आज के टाइम में, कोई भी आप कोर्स कर रहे हो वो आता ही होगा आप पे। साथ ही साथ आपको एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये सब आपको आने चाहिए।
आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो ओवरऑल आपको इंडस्ट्री के लिए तैयार करती हैं। तो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ साथ उनका भी ध्यान रखा गया है इस प्रारंभ बैच में। जैसे कि आपको पता है, हर सैटरडे आपकी स्किल डेवलपमेंट की क्लास होती है, जो कि नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट होने वाली है, आपकी स्किल डेवलपमेंट की क्लास, जिसमें आपको कुछ ना कुछ स्किल सिखाते रहेंगे हम टाइम टू टाइम। क्लियर? अब देखिए आगे, ये प्रारंभ की 3 स्टेज आपके सामने है। देखिए, जब भी आप ग्रेजुएशन में एंटर करते हैं तो सबसे टिपिकल और सबसे हार्ड आपको फर्स्ट ईयर में लगता है, क्योंकि जब आपके लिए वो कोर्स नया नया होता है, आपको उसका नहीं पता कि वो कितना टफ है, उसका लेवल ऑफ हार्डनेस आपको नहीं पता। नया नया कोर्स होता है, पहली बार आप घर से बाहर निकले होते हैं, ग्रेजुएशन में एंटर किया होता है, तो फर्स्ट ईयर सबसे टिपिकल होता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जब आपका कॉलेज का फर्स्ट ईयर चल रहा होगा, तब यहां पे आपको जिस स्टेज में हम लेके जाएंगे यूपीएससी की, वो होगी आधारशिला। मतलब उस टाइम पे आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में सिर्फ हम बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कराएंगे, नथिंग एल्स। क्योंकि पता है कि इस टाइम पे आपके कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आपके कॉलेज की स्टडीज भी जरूरी है। ज्यादा जरूरी वो है क्योंकि अभी आपने कॉलेज में एंटर किया है। तो उस टाइम पे आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में हम आपकी फाउंडेशन रखेंगे, आपको हम सारे कंसेप्ट्स क्लियर कराएंगे, चाहे वो एनसीईआरटीज के थ्रू हो या किसी और बुक के थ्रू हो। आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दिया जाएगा, इसमें आपके बेसिक्स कवर किए जाएंगे। फिर सेकंड ईयर में जब आप आएंगे, तब सेकंड ईयर में एडवांस लेवल पे हम जाएंगे। वहां पे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर सेकंड ईयर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलेगा, आपको उसका एक्सेस मिलेगा जब आपका सेकंड ईयर खत्म होने वाला होगा। साथ ही साथ आपकी लाइव जीएस क्लास चल रही होंगी आपकी सेकंड ईयर के दौरान, और आपका सीसेट भी सेकंड ईयर में स्टार्ट हो जाएगा। ये सब चलेगा सेकंड ईयर में। और जब आप ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में होंगे, तब आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा और फोकस होगा प्रैक्टिस पे, रिगरस प्रैक्टिस पे, ताकि जब आप यहां से निकल के, ग्रेजुएशन से निकल के, और आप एग्जाम हॉल में जाके बैठें, तो आपको कुछ भी नया ना लगे। आपको लगे कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर चुका हूं पिछले 3 साल में, या कर चुकी हूं। तो ये 3 स्टेज को बनाया गया है बिल्कुल आपकी कॉलेज प्रिपरेशन के, आपकी कॉलेज लाइफ के हिसाब से ही, के साथ ही साथ आपकी यूपीएससी की जर्नी भी पूरी होगी और आपकी कॉलेज की जर्नी भी पूरी होगी। एक दूसरे को वो हैम्पर नहीं करेंगी, और आप अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय भी कर सकते हैं साथ। इतना टाइम आपको मिलेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम नेविगेट करते हैं प्रारंभ को। जस्ट अ सेकेंड, मेरा लॉगिन ही नहीं किया। ऐप लॉगिन कराओ। ठीक है, हम ऐप लॉगिन करते हैं। अभी जैसे आप ऐप लॉगिन करते हैं, ऐसे ही मैं भी अपनी ऐप लॉगिन करता हूं, और हम प्रारंभ बैच में जाएंगे, देखेंगे वहां पे सारी चीजें हमें कहां कहां मिलेंगी। अभी स्क्रीन पे ऐप ओपन होगी।
ये ओपन नहीं करनी है। पीपीटी हटा दो, पीपीटी हटा दो। ओके, तो ठीक है, अब हम देखते हैं प्रारंभ बैच का नेविगेशन। आपको प्रारंभ बैच में सारे जितने भी फीचर्स हैं वो कहां मिलते हैं, ये सब हम देखेंगे आज। तो सबसे पहले चलते हैं प्रारंभ बैच पे। तो प्रारंभ बैच कहां मिलेगा हमें, हम जाएंगे माय बैचेस में। माय बैचेस में ये दिखेगा आपको यूपीएससी प्रारंभ 2028। लेट्स स्टडी पे क्लिक करेंगे और ये आपके सामने ओपन होगा यूपीएससी प्रारंभ 2028। ओके, अब क्लासेस आपको कहां पे दिखेंगी, देखिए सब्जेक्ट्स में जाएंगे, यहां पे आपको क्लासेस दिख रही हैं। जैसे कि एंशिएंट की आपकी क्लास हो चुकी है तो एंशिएंट की क्लासेस आपको यहां दिखेंगी जो हो चुकी है, और उसका स्टडी मटेरियल आपको यहां दिखेगा। ये सब ये क्लासेस दिख रही हैं, ठीक है। साथ ही साथ जहां पे आपको क्लासेस दिख रही हैं, हर क्लास के नीचे आपको उसका डीपीपी भी दिख रहा है, टेस्ट, और यहां पे आप क्लिक करके वो स्टार्ट कर सकते हैं, अपना डीपीपी स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो हर क्लास के नीचे आपको उसी क्लास का डीपीपी दिखता है, यानी कि उस डीपीपी में वही क्वेश्चंस होंगे जो कि उस लेक्चर में पढ़ाए गए हैं। क्लियर? आगे चलते हैं। जितने रिसोर्सेज हैं वो सब आपको यहां पे मिलेंगे, यानी कि जितना भी कंटेंट, बुक्स, सभी आपका लेक्चर प्लानर यहां पे आपको मिलेगा। जो भी मेंटरशिप सेशन होंगे उनकी रिकॉर्डिंग्स यहां पे मिलेगी, पीवाईक्यूज आपको यहां पे मिलेंगे, टेस्ट की पीडीएफ यहां पे मिलेगी, माइंड मैप्स यहां पे मिलेंगे, एनसीईआरटीज की पीडीएफ यहां पे मिलेगी। जितना भी कंटेंट है वो सब आपको यहां मिलने वाला है। क्लियर? इसके बाद चलते हैं हम टेस्ट वाले सेक्शन में। अब ये टेस्ट वाला सेक्शन अलग से क्यों दिया हुआ है यहां पे, ये टेस्ट वाला सेक्शन, जब आपको सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट उसी लेक्चर के नीचे मिलते हैं, डीपीपी के नीचे मिलते हैं, यहां पे ये यहां पे मिलते हैं आपको, फिर भी आपको वो टेस्ट का सेक्शन अलग से क्यों दिया हुआ है, ये वाला, ये टेस्ट का सेक्शन आपको अलग से इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहां पे मिलते हैं आपको वीकली टेस्ट। जो आपके वीकली टेस्ट होते हैं वो आपको इस वाले टेस्ट सेक्शन में मिलेंगे, और जो आपके डेली टेस्ट होते हैं वो आपको हर लेक्चर के जस्ट नीचे डीपीपी, अटेम्प्ट डीपीपी करके एक टैब होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो डेली टेस्ट मिलेंगे आपको लेक्चर वाले सेक्शन में, और वीकली टेस्ट मिलेंगे आपको टेस्ट वाले सेक्शन में। क्लियर है इतना? चलिए देखते हैं। रिसोर्सेज में क्या क्या मिलता है आपको, क्लास का शेड्यूल आपको मिलेगा, लेक्चर प्लानर आपको मिलेगा, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है प्रारंभ 2028 का, उसका लिंक आपको यहां पे मिलेगा, करंट अफेयर मैगजीन्स आपको यहां पे मिलेंगी, टेस्ट का सिलेबस आपको यहां पे मिलेगा, मेंटरशिप सेशन की रिकॉर्डिंग्स यहां पे मिलेगी, पीवाईक्यूज, प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज आपको यहां पे मिलेंगे, मेंस के पीवाईक्यू आपको यहां पे मिलेंगे, और जो भी एनसीईआरटी वाला बुक्स या
यूपीएससी वाला बुक्स, वो सब की पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिलेगी, सारा कंटेंट आपको यहां पे मिलेगा। क्लियर? ठीक है। ओके, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा मेंटरशिप इन प्रारंभ 2028। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेंटरशिप क्या है और कैसे मेंटरशिप आपको हेल्प करेगी आपकी इस प्रारंभ बैच की 3 साल की जर्नी में, और कौन होते हैं मेंटर्स। तो देखिए, आप जिस जर्नी में अभी एंटर करने जा रहे हैं, जिस यूपीएससी की जर्नी में आप जस्ट एंटर करने जा रहे हैं, मेंटर्स वो हैं जो इस जर्नी को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या उससे ज्यादा बार कवर कर चुके हैं। वो इस सफर को मल्टीपल टाइम्स जी चुके हैं, मतलब उन्होंने मल्टीपल मेंस दिए होंगे, मल्टीपल इंटरव्यूज दिए होंगे, इवन रैंक होल्डर्स भी हैं आपको गाइड करने के लिए। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हम यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे डिलेमास होते हैं, इतने सारा कंटेंट है, इतनी सारी बुक्स हैं, समझ नहीं आता कि किसकी माने। कोई बोल रहा है कि ये वाली बुक पढ़ो इस सब्जेक्ट के लिए, कोई बोल रहा है वो वाली बुक पढ़ो इस सब्जेक्ट के लिए। तो बहुत सारे डिलेमास होते हैं, कौन सा ऑप्शनल चूज करें। सबसे बड़ा डिलेमा, थोड़े टाइम बाद जैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़े टाइम बाद दिमाग में आने लगता है, ऑप्शनल कौन सा चूज करें, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए ऑप्शनल को चूज करने के। अभी कॉलेज के साथ जब यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कितना टाइम दिन में देना चाहिए, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे आपके मेंटर्स। मेंटर वो हैं जो आपको कभी भी ये फील नहीं होने देंगे कि इस यूपीएससी की जर्नी में आप अकेले हैं। वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। कैसे साथ रहेंगे, कैसे आप उनको रीच आउट कर सकते हैं और कैसे वो आपकी हेल्प करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, ये एक लिंक नीचे दिख रहा होगा आपको, एमसीआर फॉर्म लिंक। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा इसका। कभी भी अगर ऐसा होता है किसी टेक्निकल इशू की वजह से, किसी भी टेक्निकल इशू की वजह से आपका मेंटरशिप वाला जो टैब है जिस पे आप क्लिक करके मेंटरशिप फॉर्म फिल करते हैं, देखेंगे अभी वो कहां पे दिखता है। अगर वो नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है, कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और ये वहां पे टाइप कर देना है एंड जस्ट एंटर। आपके सामने वही फॉर्म ओपन हो के आ जाएगा, वो फॉर्म फिल कीजिए, हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, मेंटर आपको विद इन 24 आवर्स रीच आउट करेंगे। ये बात तब की है अगर आपका मेंटरशिप बैनर काम नहीं कर रहा है, किसी भी टेक्निकल रीजन की वजह से, आपके डिवाइस का इशू हो या कोई भी इशू हो। क्लियर? अब देखते हैं मेंटरशिप बैनर कहां दिखता है आपमें। चलिए, टैब टैब ओके, तो देखते हैं मेंटरशिप बैनर कहां पे दिखता है। Okay. देखिए, जहां पे ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन, सब्जेक्ट, रिसोर्सेज और टेस्ट वाले टैब दिख रहे थे, वहां पे ही एक टैब है मेंटरशिप। अब जैसे ही आप मेंटरशिप टैब पे क्लिक करेंगे तो ऊपर ये एक नया टैब खुल के आएगा, मेंटरशिप 1-to-1 पर्सनलाइज गाइडेंस फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। इस फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या क्या है इस फॉर्म में, क्या क्या आपको एंट्री करनी है। सबसे पहले अपना नाम, दूसरा फोन नंबर, ये फोन नंबर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही होना चाहिए। थर्ड, आपका डाउट किस तरह का है, प्रिपरेशन रिलेटेड है या सब्जेक्ट स्पेसिफिक डाउट है। आपको किसी सब्जेक्ट के किसी टॉपिक में दिक्कत है तो आप क्लिक करेंगे सब्जेक्ट रिलेटेड। प्रिपरेशन रिलेटेड मतलब कि स्टार्ट कैसे करें, करंट अफेयर्स कहां से करें, अभी शुरुआत में किस सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, किसको कम इंपॉर्टेंस दें,
इस तरह का जो भी डाउट है आपकी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, तब आप क्लिक करेंगे प्रिपरेशन रिलेटेड पे। उसके बाद आपका जो डाउट है उसके बारे में आप यहां पे लिखेंगे कि आपको क्या डाउट है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको ज्योग्राफी में एल नीनो समझना है मेंटर से, तो आप लिख दीजिए कि वांट टू डिस्कस एल नीनो विद मेंटर। अगर आपको करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करना है तो लिख दीजिए वांट टू डिस्कस अबाउट करंट अफेयर विद द मेंटर। अब ये हम क्यों लिखवा रहे हैं आपसे, वो इसीलिए ताकि आपके डाउट के हिसाब से जो सुटेबल और उस सब्जेक्ट या उस डाउट को लेने के लिए स्पेशलिस्ट मेंटर है, जो उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है, एक्सपर्ट है, उसी के पास हम वो डाउट भेजें। जैसे कि आपको पता है कि आपको सिर्फ मेंटरशिप नहीं, आपको डेडिकेटेड एंड पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलती है। ठीक है, मतलब आपको एक मेंटर, एक डेडिकेटेड मेंटर ऐसा मिलेगा जो थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपके साथ रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि वो कौन सा मेंटर है? मतलब ये कैसे पता चलेगा कि किस मेंटर के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठ रही है? इसीलिए अभी स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, जब भी कोई डाउट हो किसी भी तरह का, एमसीआर फॉर्म फिल कीजिए। हर बार आपको ज्यादातर अलग अलग मेंटर्स कॉल करेंगे। ठीक, मैं आप पूछेंगे तो मेंटर्स अपना नाम भी बताएंगे। स्टार्टिंग में जब वो अपने आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, अपना नाम बताते हैं। जिस मेंटर से आपको लगे कि हाँ ये मेंटर मेरी इस पूरी प्रिपरेशन में, मेरी इस पूरी जर्नी में मेरे साथ रह सकते हैं, मुझे अच्छे से गाइड कर सकते हैं, इनके साथ मेरी ट्यूनिंग अच्छी बैठ सकती है, आप फिर नेक्स्ट टाइम से उसी मेंटर के नाम से एमसीआर रेज कीजिए कि वांट टू डिस्कस दिस टॉपिक विद दिस मेंटर। आपको वही मेंटर कॉल करेंगे, और जब आप ऐसा 2-3 बार करेंगे तो हम आपको वही मेंटर अलॉट कर देंगे। क्लियर? अभी शुरुआत में हम आपको डेडिकेटेड मेंटर इसलिए अलॉट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको ओपन रख रहे हैं कि पहले आप देख तो लें, सभी मेंटर से एक बार आप बात तो कर लें, ताकि आपके पास ऑप्शंस तो हो कि कौन से मेंटर आपके लिए सुटेबल रहेंगे, किन से आप चाहते हैं कि हाँ 3 साल तक ये मेंटर अब मेरे साथ रहे मेरी इस जर्नी में। क्लियर? फिर आप अपना डाउट यहां पे इलैबोरेट करेंगे और फिर आप डालेंगे प्रिफरेबल टाइम ऑफ कॉल। प्लीज ये याद रखिएगा, ये प्रिफरेबल टाइम ऑफ कॉल है कि आप किस टाइम पे चाहते हैं कि मेंटर आपको कॉल करे। ठीक है, कोशिश हमारी यही रहती है कि जो आपने टाइम यहां मेंशन किया है उसी टाइम पे कॉल जाए, बट प्लीज ट्राई कीजिएगा कि थोड़ा सा टाइम गैप ज्यादा रहे। मतलब मान लीजिए आपने सुबह 10 बजे फॉर्म फिल किया है, तो आप एटलीस्ट 2 घंटे के टाइम गैप के बाद वाला कोई स्लॉट डालिए, जैसे कि 12 से 1 वाला स्लॉट डाल दीजिए, 1 से 2 वाला डाल दीजिए। क्योंकि जब भी आप एमसीआर फॉर्म फिल करते हैं तो आपके डाउट के हिसाब से फिल्टर करके हमें वो आपकी एमसीआर रिक्वेस्ट उस मेंटर को भेजनी होती है जो मेंटर उस डाउट को लेने के लिए सुटेबल है और सही है। तो सभी स्टूडेंट्स के डाउट उन मेंटर्स को भेजने के लिए हमें 1-2 घंटे का समय चाहिए होता है, ताकि आपको वही मेंटर मिले जो आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं उस डाउट से रिलेटेड। तो जब भी आप फॉर्म फिल करें तो ट्राई कीजिएगा कि आप 2 घंटे के बाद वाला कोई स्लॉट फिल करें। हम ट्राई करेंगे कि आपको उसी टाइम स्लॉट में कॉल जाए, वरना सेम डे तो आपको डेफिनेटली कॉल आएगा ही आएगा, और 24 आवर्स का इसमें टैट होता है। हम ट्राई करते हैं अगर आपने सुबह फॉर्म फिल किया है तो सेम डे आपको कॉल चला जाए, लेकिन अगर आपने इवनिंग में फॉर्म फिल किया है तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम आपको कॉल नहीं कर सकते, ऑब्वियसली, है ना। रात को 10 बजे के बाद हम कॉल नहीं कर सकते हैं आप। तो अगर आपने लेट थोड़ा सा फॉर्म फिल किया है तो आपको अर्ली मॉर्निंग कल सुबह यानी कि कॉल आ जाएगा, विद इन 24 आवर आपको कॉल जरूर आएगा। क्लियर? तो ये था आपका मेंटोरशिप नेविगेशन। क्लियर? तो आपको यह ध्यान रखना है कि मेंटर के साथ आप कनेक्टेड रहें थ्रू एमसीआर फॉर्म अपनी इस पूरी जर्नी के दौरान, ताकि वो आपको बता सके जो इनिशियल फेज में कंफ्यूजन्स होते हैं, जो इनिशियल फेज में सेल्फ डाउट होता है, उससे बाहर कैसे आना है। वो आपको बता सके कि हर सब्जेक्ट को लेके आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और जब भी आपको कोई डाउट आए वो आपको आपके डाउट के हिसाब से गाइड कर सके। तो प्लीज रीच आउट टू मेंटर, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आपके सामने कुछ टॉपर्स हैं। आप सबको पता होगा कि लास्ट ईयर पीडब्ल्यू ओनली आईएएस से अराउंड 500 सिलेक्शंस थे
ओवरऑल अलग अलग हमारे डोमेन से अलग अलग हमारे जो फीचर्स हैं, अलग अलग जो बैचेस हैं, सबसे हमारे अलग अलग इनिशिएटिव से 500 से ज़्यादा सिलेक्शंस थे। इनमें से अराउंड 200 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो रेगुलरली मेंटोर से कनेक्टेड थे। उनका कोई ना कोई मेंटर था ड्यूरिंग देयर मेंस फेज और ड्यूरिंग देयर प्रीलिम्स फेज और इन बोथ। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मेंटर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है आपकी प्रिपरेशन में। जैसे मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूँ। जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने के 1 साल बाद फिर जब एग्जाम दिया तो एग्जाम देके ऐसा लगा कि यार पढ़ा इतना सब था, इतनी मेहनत करी थी, लेकिन मैं 50 कट ऑफ के 50% तक भी नहीं पहुंच पाया, शायद ऐसा लगा था। तो फिर आके सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। तो तब ऐसा लगा कि क्या क्या पढ़ना है, इसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि क्या क्या नहीं पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कैसे टॉपिक को एनालाइज करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पर ये बताने वाला कोई नहीं था, ये सब खुद देखना था। तो उसमें वो 1-2 साल का समय चला गया। तो हम ये चाहते हैं कि आपका वो 1-2 साल का समय ना जाए, आपको 1-2 साल बाद ऐसा ना लगे कि यार कोई बताने वाला होता काश। तो पहले दिन से आपके साथ आपको हर स्टेज पे बताने वाले लोग हैं, प्लीज ये ध्यान रखिए। आप अगर दिन में 20 बार फॉर्म फिल करेंगे, 20 बार आपके पास कॉल आएगी। कभी आपको सोचना ही नहीं है कि यार क्या छोटे छोटे डाउट के लिए मैं कॉल करूं। कोई भी डाउट हो, अगर लग रहा है कि यार 6-7 दिन हो गए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मोटिवेशन नहीं आ रहा पढ़ने का, फॉर्म फिल कीजिए, मेंटर से बात कीजिए, क्योंकि ऐसा उनके साथ भी होता होगा, वो भी सेम स्टेज से निकल के आए हैं, तो वो आपको बता पाएंगे, बेटर गाइड कर पाएंगे। क्लियर? चलिए अब देखिए, आगे लिखा है डेली एमसीक्यू डीपीपी एंड मेंस प्रैक्टिस डीएमपी। अब ये क्यों लिखा है यहाँ पे, ये आज के सेशन का पार्ट क्यों है ये टॉपिक? वो इसलिए है क्योंकि प्रारंभ 2028 में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें देखा जा रहा है कि वो जो डेली टेस्ट हैं वो बहुत सारे बच्चे नहीं देते हैं। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में, इस सेशन के स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि इस बैच को, प्रारंभ बैच को डिजाइन ही इस हिसाब से किया गया है कि आपकी कॉलेज प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशन और कॉलेज लाइफ साथ चले आपकी यूपीएससी जर्नी के, वो हैम्पर ना हो। आप मान लीजिए आपने एक लेक्चर आज देखा, ठीक है, एक लेक्चर हुआ, वो आपने आज देखा, और अब आपके पास रिवीजन करने का टाइम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं अपने कॉलेज की, और आके फिर आपको कॉलेज का काम भी करना पड़ता होगा, कॉलेज के रिवीजन भी करने पड़ते होंगे। मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है रिवीजन का, लेकिन आप डीपीपी दे रहे हैं, जो 5-6 क्वेश्चंस आते हैं वो आप दे रहे हैं। तो जब आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होंगे जिसमें उसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है जो क्लास में पढ़ाया गया है, तो जब आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, आपका माइंड रिकॉल करेगा उस लेक्चर को। तो जब आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, साथ साथ आपका रिवीजन हो रहा है। तो ये पता है हमें कि हो सकता है कि आपको रिवीजन का टाइम ना मिलता हो, क्योंकि साथ ही साथ आप अपनी कॉलेज लाइफ भी जी रहे हैं, कॉलेज की स्टडी भी कर रहे हैं। इसीलिए ये डीपीपी डीएमपी रखा गया है, ताकि उसको करते टाइम एटलीस्ट आपका माइंड वो रिवाइज करे जो आप लेक्चर देख के आए हैं। तो प्लीज इसको स्किप मत कीजिए। और हमारा ये मोटिव है कि जब आप एग्जाम हॉल में जाके बैठे, जब आप अपना प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो, तब आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने हर टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। आपको वहां कोई नया क्वेश्चन ना लगे, मतलब नए टॉपिक पे क्वेश्चन ना लगे। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए यार ऐसा तो मैंने कुछ सुना ही नहीं है, इस टॉपिक के ऊपर तो मैंने सुना ही नहीं है, ना कभी क्वेश्चन किया है। तो आपको उस चीज के लिए अभी से हम प्रिपेयर करना चाहते हैं, इसीलिए स्टार्टिंग फेज से ये डीपीपी और डीएमपी क्वेश्चंस रखे गए हैं। जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे शुरुआत में, पता है, पहले ही पता है कि बहुत खराब आंसर लिखेंगे, पर शुरुआत तो करनी है ना, कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। आपको फैकल्टीज भी बताते हैं कि कैसे आप मेंस का आंसर लिख सकते हैं, मेंटर्स भी आपको बताएंगे कैसे मेंस का आंसर लिख सकते हैं। तो शुरुआत तो कहीं से करनी है, तो हम चाहते हैं वो शुरुआत आप अभी से करें, ताकि आप जैसे ही कॉलेज से बाहर निकलें तो आप यूपीएससी के लिए पूरी तरह से तैयार होकर बाहर निकलें,
कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मैं अब प्रीलिम्स एग्जाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। तो प्लीज डीपीपी और डीएमपी की इंपॉर्टेंस को समझिए। आपका ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आपका रिवीजन भी होगा और प्रैक्टिस भी होगी। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो अब तक क्या क्या रिमाइंडर्स हैं, क्या क्या हमने इस सेशन में अब तक किन किन चीजों पे फोकस किया है, और क्या क्या इस सेशन के बाद हमें याद रखना है। सबसे पहला, डीपीपी और डीएमपी देना है, डीपीपी और डीएमपी मिस नहीं करना है। दूसरा, मेंटर से रेगुलरली कनेक्ट करना है। तीसरा, अवॉइड टू मच बैकलॉग, लेक्चर्स की ज्यादा बैकलॉग नहीं रखनी है। ऐसा टाइम आएगा डेफिनेटली जहां पे आपके लेक्चर्स की बैकलॉग होगी, जैसे जब आपके एग्जाम्स चल रहे होंगे, कॉलेज के एग्जाम्स चल रहे होंगे, ऑब्वियसली तब आप लेक्चर नहीं देखेंगे, तब आप यूपीएससी के लेक्चर्स देखने नहीं बैठेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होंगे, उसके बाद धीरे धीरे आप उस बैकलॉग को खत्म करेंगे। दिन में 1 लेक्चर देख के, 2 लेक्चर देख के, 3 लेक्चर देख के, ठीक, उसको आप खत्म करेंगे। खत्म कैसे करना है आपके मेंटर्स आपको बताएंगे। दूसरा, करिकुलम भी इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है आपकी यूपीएससी की जर्नी का, कि आपके एग्जाम में जब आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं लेक्चर देख रहे होंगे, तब भी ज्यादा बैकलॉग इकट्ठी नहीं होने वाली है, ज्यादा बैकलॉग इकट्ठी नहीं होगी। वो आराम से आप अगले 15-20 दिन में कवर कर सकते हो बैकलॉग। लेकिन ऐसा ना हो कि यार 2-3 महीने हो गए और आपने लेक्चर्स देखे नहीं है और उसके बाद आप सोच रहे हैं यार मेरा ये पूरा सब्जेक्ट स्किप हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि जिसके बाद आपको लगेगा कि अब इतनी बैकलॉग हो गई है कि मुझे कवर करने में बहुत टाइम लगेगा, फिर डिमोटिवेशन फील होता है। तो उस स्टेज पर खुद को नहीं लेके जाना है। क्लियर? और रेगुलरली एमसीआर फॉर्म फिल करना है, ठीक है। तो ये सब टेक अवेज थे आज के सेशन के। क्लियर? तो आई होप बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। बैच नेविगेशन आपको क्लियर हुआ होगा, प्रारंभ का टेस्ट कैसे दे सकते हैं वो क्लियर हुआ होगा, मेंटर्स को कैसे रीच कर सकते हैं वो क्लियर हुआ होगा, और डीपीपी डीएमपी की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो है आपके डाउट्स। अब हम लेते हैं आपके डाउट्स। जो भी आपके डाउट्स हों, जो भी आप अभी पूछना चाहते हो, प्लीज चैट में आप पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जितने ज्यादा से ज्यादा डाउट्स आपके ले सकूं, कैटर कर सकूं, वो हम करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप एमसीआर फॉर्म फिल कर सकते हैं और आप मेंटर को अपने डाउट्स बता सकते हैं, ठीक है। इस सेशन के बाद जितने भी फॉर्म प्रारंभ 2028 के आएंगे, जितने भी मेंटरशिप फॉर्म के थ्रू एंट्रीज आएंगी प्रारंभ 2028 के, हम ट्राई करेंगे कि आज ही सबसे बात हो जाए, आज ही मेंटर सबको कॉल कर लें, ठीक है। चलिए, कैन वी चेंज द मोबाइल नंबर? बिल्कुल आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, बस आप एक एसएसटी को मेल कर दीजिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस वाला टैब आता है, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कीजिए और आप एसएसटी को रीच आउट करके बता दीजिए कि मैं अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज करना चाहता हूं या चाहती हूं, हो जाएगा। इज ऑप्शनल इंक्लूडेड इन दिस? हाँ जी, ऑप्शनल इंक्लूडेड है, प्रारंभ में ऑप्शनल इंक्लूडेड है। आंसर राइटिंग के बारे में बता दीजिए सर। आंसर राइटिंग, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आंसर राइटिंग अभी से बस लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे बड़ी दिक्कत होती है आंसर राइटिंग की स्टार्ट करने की, लोग इसी में फंसे रह जाते हैं। बस स्टार्ट कर दीजिए। आज जो आप आंसर लिखेंगे और अब से 1 महीने बाद आप जो आंसर लिख रहे होंगे, फिर अपने इस वाले आंसर को पढ़ना, तब लगेगा हाँ सच में जो मैंने सबसे पहले आंसर लिखा था और जो मैं आज लिख रहा हूं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आज मैं एक अच्छा आंसर लिख रहा हूं। द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू स्टार्ट कर दीजिए। ज्यादा तेजी से जा रहा है। डीएमपी में क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहता है? देखिए, अभी जैसे कि बताया, फर्स्ट ईयर में आपकी जो स्टेज है वो है आधारशिला। आधारशिला का मतलब क्या है? अभी धीरे धीरे आपका ट्रांजिशन कर रहे हैं हम टुवर्ड्स द यूपीएससी डोमेन, मतलब यूपीएससी जर्नी आपकी स्टार्ट करने के लिए आपके माइंड को तैयार कर रहे हैं। तो अभी आपको क्वेश्चंस भी वैसे ही मिलेंगे। अभी क्या होगा, जो मेंस का क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं होगा
अभी जो आप मेंस का आंसर लिखेंगे कि आप उसमें क्या लिख रहे हैं। अभी इंपॉर्टेंट ये होगा कि जो मेंस के आंसर का स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर आप फॉलो कर रहे हैं क्या, आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं क्या, कंक्लूजन लिख रहे हैं क्या, बॉडी लिख रहे हैं क्या, डायग्राम जहां यूज करने चाहिए वो कर रहे हैं क्या। कंटेंट धीरे धीरे इंप्रूव होगा, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट अभी से अगर आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो जो ये स्ट्रक्चर है इसकी हैबिट आपको हो जाएगी। तो लिखना एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए। मेंस आंसर राइटिंग मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बहुत टाइम ले रहे हैं, सबके साथ ऐसे ही होता है ऋषिकेश, सबके साथ ऐसे ही होता है, इसमें कुछ नया नहीं है। जब स्टार्टिंग में सबसे पहला आंसर लिखने बैठेंगे तो मुझे 29 मिनट्स लगे थे एक 10 मार्कर लिखने में, जब मैंने सबसे पहला लिखा था, और बहुत खराब लिखा था सच में। सबके साथ ऐसे ही होता है। तो अभी ये नहीं सोचना है कि कैसा हम आंसर लिख रहे हैं, अभी इंपॉर्टेंट ये है कि हम लिख रहे हैं। उसमें इंप्रूवमेंट्स क्या होंगे वो आपकी फैकल्टीज, आपके मेंटर्स आपको बताएंगे कि आप अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं। एक बार हैबिट तो आए आंसर लिखने की, एक बार वो स्ट्रक्चर तो फॉलो हो, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन वाला। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कीजिए। अभी ये प्रेशर मत लीजिए कि मैं कैसा आंसर लिख रहा हूं या कैसा आंसर लिख रही हूं, अभी ये प्रेशर नहीं लेना है। वो ओवर द टाइम खुद इंप्रूव होगा, जैसे जैसे कंटेंट आपके पास आता जाएगा वो आप उसमें इंक्लूड करते जाएंगे। ऑप्शनल इंक्लूड है प्रारंभ में, ठीक है, ये डाउट्स काफी बार आ रहा है। ऑप्शनल प्रारंभ में इंक्लूड है। मोर एमसीक्यूज टू प्रैक्टिस। ओके, डीपीपी में 5-6 क्वेश्चंस होते हैं। देखिए डीपीपी में जैसा कि मैंने आपको बताया, डीपीपी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसी लेक्चर के होते हैं जो लेक्चर पढ़ाया गया है, उसी के होते हैं। 5-6 रखने के 2 कारण हैं। पहला तो ये कि आपका ज़्यादा टाइम ना जाए, क्योंकि पता है आपका फर्स्ट ईयर है तो आपको टाइम वहाँ पे भी देना है, अपनी कॉलेज स्टडीज़ भी करनी है। तो हमें यहाँ पे आपका टाइम एक लिमिटेड टाइम रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंस उसकी भी है। ठीक है, इसलिए 5-6 क्वेश्चंस ही देते हैं, लेकिन ट्राई करते हैं कि उन 5-6 क्वेश्चंस में जो लेक्चर में पढ़ाया गया है उनसे जिस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे कवर हो जाए। इसके अलावा भी अगर आपके पास टाइम बचता है और आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप पीवाईक्यूज कर सकते हैं। उसी टॉपिक के पिछले 5-6 सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हों वो करिए। उससे क्या होगा, आपको अंदाजा भी लगेगा कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन उस पर खुद को जज मत करिएगा, अभी वो जज करने के लिए बहुत जल्दी है। ठीक है, लेकिन बस देख लीजिएगा कि यूपीएससी इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। सीसेट की क्लासेस आपकी सेकंड ईयर से स्टार्ट होंगी। सीसेट की क्लासेस सेकंड ईयर से स्टार्ट होंगी, क्लासेस होगी आपकी सीसेट की। इंग्लिश इफ कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। ओके, अगर आप हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हुए हैं तो इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें? सबसे बढ़िया तरीका है न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन आता है द हिंदू पढ़े या इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, कोई सा भी पढ़ लीजिए। इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कीजिए और इंग्लिश सुनना स्टार्ट कीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको अपनी आंसर राइटिंग में इंक्लूड करने के लिए कीवर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, आपका माइंड इंग्लिश फ्रेंडली हो जाएगा कुछ टाइम बाद, लेकिन ये आपको अपनी हैबिट बनानी पड़ेगी। न्यूज़पेपर पढ़ना है तो ऐसा नहीं कि हफ्ते में 1 दिन पढ़ लिया, नहीं, फिर आपको डेली पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी तरह से अब हिंदी से और इंग्लिश वाले जोन में आ जाएं तो सबसे अच्छा तरीका है इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कीजिए और इंग्लिश सुनना स्टार्ट कीजिए, और फिर धीरे धीरे इंग्लिश बोलना भी स्टार्ट कीजिए। और आंसर राइटिंग में इंग्लिश तो आप लिखेंगे ही, तो ओवर द टाइम ये हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स थे, इंग्लिश मीडियम से आके उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ओके, टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, प्रारंभ बैच में आपके टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है। ध्यान ये रखा गया है कि ऐसा ना हो कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जाएं और आपकी कॉलेज की स्टडीज
कॉम्प्रोमाइज हो जाए, या ऐसा हो कि आपकी कॉलेज की स्टडीज इतनी ज्यादा हो जाए कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में दिक्कत आए। नहीं, प्रारंभ एक ऐसा रास्ता निकाला गया है जिसके थ्रू आप अपनी कॉलेज स्टडीज के साथ साथ और अपनी यूपीएससी की जर्नी भी आराम से जी सकते हैं। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट, अब मतलब इसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? टाइम मैनेजमेंट डिपेंड करेगा कि आपका कॉलेज में कितना टाइम जा रहा है, उसके बाद कॉलेज की स्टडीज में कितना टाइम जा रहा है, ये इस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि आपकी क्लासेस भी 1.5 आवर्स की होती है जो यूपीएससी क्लासेस होती हैं, तो वो भी यही ध्यान में रखते हुए ये क्लासेस की ड्यूरेशन फिक्स की गई थी, क्योंकि पता है कि आपकी कॉलेज की भी क्लासेस होंगी, आपको फिर उनका रिवीजन भी करना है और कॉलेज का काम भी करना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब करने के बाद और हम प्रारंभ का लेक्चर देखने के बाद भी आपके पास टाइम बचता है, अगर आपको ऐसा लगता है, फिर आप एमसीआर फॉर्म फिल कीजिए, मेंटर से अपनी जो टाइमिंग्स हैं और आपका जो पूरा शेड्यूल है दिन का वो डिस्कस कीजिए, वो आपको बता देंगे। ये वेरी करेगा, मतलब मैं एक जनरल टाइम मैनेजमेंट नहीं बता सकता यहाँ पे, क्योंकि ये आपकी जो पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी है वो आपको डिस्कस करनी पड़ेगी, वो आपको बैठ के शेड्यूल बनवाना पड़ेगा मेंटर्स से। ठीक है, बेस्ड ऑन योर कॉलेज टाइमिंग्स एंड द टाइम यू आर डेडिकेटेड टू योर कॉलेज स्टडीज। ठीक है, बुक्स एंड वेलकम किट, देखिए बुक्स सबकी डिस्पैच होनी स्टार्ट हो गई हैं, कुछ ही दिनों में सबके पास बुक्स पहुंच जाएंगी। बुक्स की भी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि बुक्स हमने भेजना स्टार्ट कर दिया है, कुछ ही दिन में सबके पास बुक्स पहुंच जाएंगी, तो उसके लिए आप परेशान मत होइए। लक्ष्मीकांत पढ़ें या यूपीएससी वाला पॉलिटी के लिए पढ़ें, देखिए जो यूपीएससी वाला बुक्स डिजाइन की गई हैं वो सिर्फ ये ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई हैं कि इनको पढ़ने के बाद, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको कोई और बुक ना पढ़नी पड़े, आपको या मल्टीपल बुक्स ना पढ़नी पड़े। यूपीएससी वाला बुक्स क्या है, वो एक ऐसा सोर्स है जिसको कवर करने के बाद आपने लेक्चर्स कवर किए और फिर आपने यूपीएससी वाला बुक्स फॉलो की, तो आपको उसके बाद मल्टीपल बुक्स कवर ना करनी पड़े किसी अलग अलग टॉपिक्स के लिए। उनको डिजाइन ही इस हिसाब से किया गया है कि एक बुक में ही आपको सब कुछ मिल जाए, तो उस पर आप रिलाई कर सकते हैं। क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश लैंग्वेज, तेलुगु, आपकी तेलुगु लैंग्वेज, देखिए क्वालिफाइंग पेपर की बात थर्ड ईयर के बाद करेंगे। क्वालिफाइंग पेपर की बात जब आपकी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी, अभी बहुत अर्ली है, तब आपको पूरा उसका शेड्यूल मिलेगा कि क्वालिफाइंग पेपर कैसे कवर होंगे और जीएस पेपर 1 2 3 4 कैसे कवर होंगे, उसका पूरा आपको शेड्यूल मिलेगा। स्क्रॉल, लॉ ऑप्शनल के लिए स्ट्रेटेजी बताओ। देखिए अभी लॉ ऑप्शनल हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर आप लॉ ऑप्शनल डिस्कस करना चाहते हैं तो आप एमसीआर फॉर्म फिल कर दीजिएगा, उसमें मेंशन कर दीजिएगा वांट टू डिस्कस द लॉ ऑप्शनल स्ट्रेटेजी। हम ट्राई करेंगे कि किसी लॉ ऑप्शनल वाले मेंटर से आपकी बात करा दें ताकि वो आपको गाइड कर सके अकॉर्डिंगली। सर ऑप्शनल देना जरूरी है क्या? ऑब्वियसली यूपीएससी का पार्ट है तो ऑप्शनल तो देना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ सकते हैं। ऑप्शनल की क्लास कब से स्टार्ट है? ऑप्शनल क्लास सेकंड ईयर से स्टार्ट होगी, जब आपके सेकंड ईयर से ऑप्शन स्टार्ट होगा, सेकंड ईयर के लास्ट से या थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से हम ऑप्शन आपका स्टार्ट कर देंगे। हाउ टू कवर बैकलॉग्स, देखिए बैकलॉग के लिए ऐसे में जनरलाइज नहीं बता सकता आपको कि बैकलॉग आप कैसे कवर करें, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका पूरे दिन का शेड्यूल क्या है, कितना टाइम आपका किस चीज़ में जाता है, मुझे नहीं पता है। इसके लिए प्लीज़ एमसीआर फॉर्म फिल कीजिए, मेंटर को बताइए कि मेरी इतनी बैकलॉग है, इस सब्जेक्ट की बैकलॉग है और मेरे पास दिन में इतना टाइम अवेलेबल है। वो आपको उसी के हिसाब से आपका शेड्यूल बना के देंगे बैकलॉग को कवर करने का। ठीक है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल, सोशियोलॉजी ऑप्शनल अच्छा ऑप्शनल है, इवन स्कोरिंग भी है, मतलब जो उसकी मार्क्स रेंज है वो 260 टू 320 जाती है, मतलब जिनका सिलेक्शन होता है उनके मार्क्स 260 से 320 के बीच में आते हैं। इवन ओवरलैप भी करता है, सोसाइटी वाले पार्ट से ओवरलैप करता है, ऐसे में भी फायदा होता है, एथिक्स के कुछ टॉपिक्स में भी फायदा होता है। अच्छा ऑप्शन है सोशियोलॉजी, ले सकते हैं आप। हाउ टू गेट रिड ऑफ लेजीनेस,
लेजीनेस मीन्स लैक ऑफ मोटिवेशन, कोई मोटिव नहीं है अभी आपके पास, ठीक है। तो लेजीनेस कुछ नहीं है, अभी आपके पास मोटिव नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है कुछ करने का, ठीक है। जिस दिन वो मोटिव मिल जाएगा लेजीनेस अपने आप खत्म हो जाएगी। आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। ओके, सो मेरा नाम शिवांशु मलिक है एंड आई एम द हेड ऑफ द मेंटरशिप टीम। मैं मेंटरशिप टीम को हेड करता हूं यहाँ पे। तो मेंटरशिप सेशन था, इसीलिए सेशन लेने के लिए आया हूं। पीवाईक्यूज कहाँ से मिलेंगे? अभी हमने देखा था कंटेंट वाले सेक्शन में, चलिए दोबारा देख लेते हैं जब आपने पूछा है तो। ठीक है, ये रहे पीवाईक्यूज, ठीक है। रिसोर्सेज वाले सेक्शन में जाके पीवाईक्यूज, ठीक है, क्लियर। चलिए, पीएसआईआर ऑप्शनल बहुत अच्छा ऑप्शनल है, पीएसआईआर ऑप्शनल भी ले सकते हैं, स्कोरिंग ऑप्शनल है और जीएस पेपर 2 के साथ भी ओवरलैप करता है, पॉलिटी में भी फायदा होता है, अच्छा ऑप्शनल है, ले सकते हैं। इकोनॉमिक ऑप्शनल अच्छा ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ा अच्छे से सोच के चूज कीजिएगा। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल अगर चूज कर रहे हैं, आपका बैकग्राउंड अगर रहा है इकोनॉमिक्स का, तो ज्यादा फायदा करेगा। स्टिल ऑप्शनल अच्छा है, कोई ऑप्शनल खराब नहीं है। विच ऑप्शन इज बेस्ट ओवरलैप विद जीएस? देखिए, ऐसा नहीं बोल सकते कि कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा ओवरलैप करता है, बहुत सारे ऑप्शन ओवरलैप करते हैं। सोशियोलॉजी ओवरलैप करता है आपके जीएस वाले पार्ट से, ज्योग्राफी ओवरलैप करता है, हिस्ट्री ओवरलैप करता है आपके जीएस वाले पार्ट से, इवन पीएसआईआर ओवरलैप करता है, पबएड थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करता है एथिक्स से। तो हर ऑप्शनल के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान, ठीक है। कुछ पैरामीटर्स हैं ऑप्शनल चूज करने के, जिन जिन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए हमें ऑप्शनल चूज करना चाहिए, वो आप डिस्कस कीजिए अपने मेंटर के साथ, वो आपको गाइड करेंगे इस चीज के लिए। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आप अभी एजुकेशन में किस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि आप साइंस स्ट्रीम से हैं या कॉमर्स स्ट्रीम से हैं या आर्ट स्ट्रीम से हैं, इसीलिए मैं अभी गाइड यहाँ पे नहीं कर सकता आपको। तो प्लीज ये आप अपने मेंटर से डिस्कस कीजिएगा, वो आपको गाइड करेंगे। सर अभी एनसीईआरटी वाला पढ़ें या यूपीएससी वाला बुक पढ़ें? देखिए, अभी आपकी जो क्लासेस हो रही हैं वो आपके बेसिक्स कवर करने के लिए हो रही हैं। तो अभी आप अगर एनसीईआरटी वाला बुक्स पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आपको भी अभी अपना बेसिक इंप्रूव करना है, ठीक है। और ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ कोई टॉपिक एनसीईआरटी वाला बुक में से पढ़ लिया और फिर आप यूपीएससी वाला में से पढ़ेंगे तो वहां समझ में नहीं आएगा। नहीं, अगर कोई कंसेप्ट आपका एनसीईआरटी वाला बुक में से कवर हो गया है, वो आपको समझ में आ गया है, तो जब आप यूपीएससी वाला बुक पढ़ेंगे तो आपको वो वहां पे भी समझ में आएगा, बस वहां पे आपको कुछ एडिशनल चीजें मिलेंगी। तो उस टाइम पे जब आप फिर यूपीएससी वाला बुक्स पढ़ेंगे, आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आप उसको पहले कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं एनसीईआरटी वाला बुक में अपने फर्स्ट ईयर में। तो ये इसलिए रखी गई है। साइकोलॉजी अच्छा ऑप्शनल है, ले सकते हैं, काफी टॉपर्स ने इस बार साइकोलॉजी ऑप्शन से क्लियर भी किया है। इंग्लिश की क्लासेस होंगी, इंग्लिश आई डोंट नो, आप सीसेट की बात अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली होंगी, सीसेट पूरा कवर होगा। जूलॉजी ऑप्शनल भी अच्छा ऑप्शनल है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल से भी इस बार टॉपर्स निकले हैं, ले सकते हैं आप। बस थोड़ा सा मतलब कोर्स काफी बड़ा है एग्रीकल्चर ऑप्शनल का, तो अगर आपका बैकग्राउंड रहा है एग्रीकल्चर का या जूलॉजी का अगर बैकग्राउंड रहा है, तब ज्यादा प्रीफर कीजिएगा उसको लेने के लिए। ऑप्शनल कब चूज करना चाहिए? देखिए, अपने फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट ये डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शनल लेना है, ये डिसाइड कर लीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऑप्शन स्टार्ट कर दीजिएगा, ऑप्शन स्टार्ट होगा सेकंड ईयर के लास्ट में जाके, लेकिन ये अभी अपना माइंड मेकअप कर लीजिएगा कि मुझे ये ऑप्शनल लेना है। उसके लिए जितनी बार आपको डिस्कस करना पड़े फैकल्टीज से, मेंटर्स से, सबसे डिस्कस कीजिए। अगर सारे ऑप्शनल के सिलेबस को मतलब गो थ्रू करना है कीजिए, उनके पीवाईक्यूज को गो थ्रू करना है कीजिए, लेकिन फर्स्ट ईयर में चूज कर लीजिएगा अपना ऑप्शनल। मैथमेटिक्स ऑप्शनल अच्छा ऑप्शनल है, मैथमेटिक्स ऑप्शनल, लेकिन उसमें करो या मरो वाली स्थिति रहती है, या तो मार्क्स आपके बिल्कुल नीचे जाएंगे या मार्क्स एकदम हाई जाते हैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल में। तो बैकग्राउंड रहा है आपका मैथमेटिक्स का, अगर साइंस स्टूडेंट रहे हैं तो आप ले सकते हैं, यू कैन गो फॉर मैथमेटिक्स ऑप्शनल। पबेट भी अच्छा ऑप्शनल है। फिजिक्स अच्छा ऑप्शनल है, फिजिक्स ऑप्शनल भी अगर आपका बैकग्राउंड रहा है तो बेस्ट है, ले सकते हैं आप।
थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए, नीचे नीचे कीजिए सर। ओके, शायद पॉलिटी में स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है कुछ। हाँ, ये वाला डाउट आ रहा है, इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है अभी। ठीक है, आपको इसके रिगार्डिंग बहुत ही जल्द मैसेज दिया जाएगा आपकी क्लास में। सर प्लीज टेल मी पर्सनल मेंटर से कैसे कनेक्ट करें। देखिए, अगर आपको पता है कि आपको किस मेंटर से कनेक्ट करना है, तो जब आप एमसीआर फॉर्म फिल करें तो उस मेंटर का नाम मेंशन कर दीजिएगा। और अगर अभी आप मेंटर्स को नहीं जानते हैं, तो आप एमसीआर फॉर्म फिल करते रहिए। 1 महीने 2 महीने बाद आप जब मल्टीपल मेंटर से बात कर चुके होंगे और आप डिसाइड कर चुके होंगे कि कौन से मेंटर के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी बैठ रही है और वो आपके साथ इस प्रिपरेशन में अब रहने के लिए अच्छे हैं, आप उनके साथ कंफर्टेबल हैं, तो फिर आप हमेशा उन मेंटर्स के नाम, उस पर्टिकुलर मेंटर के नाम से ही एमसीआर रेज कीजिएगा। आपको वही मेंटर कॉल करेंगे, हम आपको वही मेंटर अलॉट कर देंगे। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। बीबीए हेल्पफुल फॉर यूपीएससी। बीबीए हेल्पफुल हो सकता है अगर आप ऑप्शनल मैनेजमेंट लेंगे तो हो सकता है, एज सच कोई रिलेशन नहीं है। हाउ टू इम्प्रूव पर्सनैलिटी, देखिए पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पर्सनैलिटी में लाइक हाउ यू टॉक, ये भी आ जाता है। हाउ यू ड्रेस, ये भी आ जाता है पर्सनैलिटी में। और आपके पास नॉलेज कितनी है, ये भी आ जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होगी? ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी, आपकी डे टू डे रूटीन क्या है वो डिसाइड करेगा आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। तो अपना डे टू डे रूटीन ऐसा बनाइए कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो। अच्छी बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। ओके, अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी। वो कोई एक दिन का खेल नहीं है। ठीक है, ये एक हैबिट है जो आपको अपने रूटीन में डालनी पड़ेगी। ओके, इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल। लिटरेचर ऑप्शनल अच्छे होते हैं जनरली, अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप ले सकते हैं। फोर्टी बुक्स आएंगी, 16 सेपरेट 20। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल अच्छा ऑप्शनल है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जनरली बहुत सारे फैकल्टी को लेके डाउट्स आ रहे हैं। देखिए, आपको जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और कोई भी फैकल्टी हो, दे आर द बेस्ट इन देयर डोमेन, इन देयर सब्जेक्ट। ठीक है, होता क्या है, कभी कभी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट ऐसा होता है या थोड़ा सा हमारा उस टाइम माइंडसेट ऐसा होता है कि हमें उस सब्जेक्ट को समझने में दिक्कत आती है। ठीक है, कुछ कुछ सब्जेक्ट ही ऐसे होते हैं। ठीक है, तो अपनी तरफ से हमें क्या ट्राई करना है, हमें अपनी तरफ से ये ट्राई करना है कि ये देखना है कि ऐसा क्या गैप आ रहा है कि मुझे क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्या गैप है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं इसमें कि फैकल्टी का कोई फॉल्ट है, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि फैकल्टी जो आपको सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं वो उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, मास्टर हैं, एंड दे आर बेस्ट, चाहे कोई भी फैकल्टी हो, ट्रस्ट मी। ओके, तो कभी कभी हमें इंट्रोस्पेक्शन करना होता है कि अगर हमें कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है तो क्यों, क्या रीजन है, वो फाइंड आउट कीजिए। उसी के हिसाब से फिर सॉल्यूशन आप देखिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको कुछ मतलब चेंजेस करने की जरूरत है अपनी स्ट्रेटेजी में या अपने पढ़ने के तरीके में, वो कीजिए। कुछ और लगता है तो वो डिस्कस कीजिए। एंथ्रोपोलॉजी और जूलॉजी, इफ माय बैकग्राउंड इज बायोलॉजी, यू कैन गो फॉर बोथ। आइदर यू कैन चूज एंथ्रोपोलॉजी और जूलॉजी, बोथ आर गुड ऑप्शनल्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है। मंजू मैम कब आएंगे? मंजू मैम बहुत ही जल्दी आएंगी। ट्राई करेंगे कि प्रारंभ के 2028 वाले बैच में जल्दी ही वो आए। लास्ट में कर दीजिए एक बार, लास्ट में स्क्रॉल। सबसे लास्ट, लास्ट। सर वी वांट टू चेंज हाउ टू मेक नोट्स ऑफ एडवांस एंड बेसिक्स।
देखिए नोट्स आपको मिल रहे हैं इसमें, आपने देखा भी होगा कि आपको अब एडवांस में नोट्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं। क्लास के एडवांस में ही आपको कंपाइलेशन मिल जाता है नोट्स का, ठीक है। उसमें अगर आपको लगता है कि आपको अपने नोट्स बनाने की जरूरत है क्लास को देखते हुए, तो डेफिनेटली आप बनाइए। अपने खुद के नोट्स सबसे अच्छे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी जब आप बेसिक्स पढ़ रहे हैं और अगर आपको क्लास के बाद में लगता है कि मुझे रिवीजन के लिए कुछ चाहिए, तो आप जो नोट्स आपको मिलते हैं वो आप गो थ्रू कर सकते हैं, आपकी क्लास का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ऑप्शनल के लिए कोई और बैच लेना है क्या? नहीं, ऑप्शनल के लिए आपको कोई और बैच लेने की जरूरत नहीं है। प्रारंभ बैच में ऑप्शनल इंक्लूड है। आपका ऑप्शनल सेकेंड ईयर के लास्ट से या थर्ड ईयर के स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। फिलोसफी और सोशियोलॉजी एज ऑप्शनल दोनों अच्छे हैं, फिलोसफी भी अच्छा है, सोशियोलॉजी भी अच्छा है, बेस्ड ऑन योर बैकग्राउंड एंड योर इंटरेस्ट। आंसर राइटिंग के लिए टिप्स, आंसर राइटिंग के लिए अभी प्रारंभ 2028 स्टूडेंट्स के लिए दो ही टिप्स हैं। पहला, आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए प्लीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। दूसरा, जब भी आंसर राइटिंग करें ट्राई कीजिए कि वो स्ट्रक्चर फॉलो करें, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अभी मैं ये बोल ही नहीं रहा हूं कि आप ये देखें कि मैंने क्या लिखा है, मैं ये बोल ही नहीं रहा हूं। एटलीस्ट अभी हैबिट डेवलप कीजिए आंसर लिखने की, ओके। मेरा अटेम्प्ट 2030 में है, ठीक है, बहुत टाइम है। इसका मतलब आपके पास 2030 में अगर अटेम्प्ट है तो बहुत टाइम है आपके पास, तो आराम आराम से आप प्रिपरेशन कर सकती हैं। आप प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम है आपके पास, प्रैक्टिस कर सकती हैं। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने चांसेस होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने के। यस, ऑप्शन इंक्लूडेड है। खजाना को लेके आपको जल्दी ही कम्युनिकेट किया जाएगा। खजाना को लेके जो भी इंफॉर्मेशन होगी जल्दी आपको दी जाएगी। ओके, बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गए हैं और कोई भी टेस्ट नहीं दे पाया हूँ डीएमपी डीपीपी बैकलॉग्स की वजह से। ठीक है, बैकलॉग्स को लेके जिनका भी डाउट है प्लीज़ एमसीआर फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे नहीं पता है कि कितनी आपकी बैकलॉग है और आपका पूरे दिन का शेड्यूल क्या है। तो ये आपको अपने मेंटर को बताना पड़ेगा कि कितनी ज़्यादा बैकलॉग है, किस सब्जेक्ट की बैकलॉग है, और अभी आपका पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहता है। उसी के हिसाब से वो एक प्लानर, एक शेड्यूल बना के आपको देंगे कि आपको अपनी बैकलॉग कैसे कवर करनी है। ठीक है, ओके। ऐसे राइटिंग स्टार्ट होगी आपकी, सेकेंड ईयर से स्टार्ट होगी ऐसे राइटिंग, वो तब डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई थिंक ज़्यादातर डाउट्स हमने ले लिए हैं। जो डाउट्स नहीं ले पाए हैं अभी, जो डाउट्स कैटर नहीं हुए हैं, अभी भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप एमसीआर फॉर्म फिल कीजिएगा। अभी इस सेशन के बाद प्रारंभ 2028 के जितने भी एमसीआर फॉर्म के थ्रू एंट्री आएंगी, हम ट्राई करेंगे कि आज ही सबको मेंटर कॉल कर लें। तो जो भी आपके डाउट्स हों प्लीज फिल द एमसीआर फॉर्म, आज ही आपको रीच आउट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।